हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस शहर में नमो वन का लोकार्पण किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, कानपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित बाल रोग विशेषज्ञों का 2 दिवसीय सम्मेलन रविवार को समापन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। अगला है, कौन साइकिल से 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश की संपूर्ण राज्यों का भ्रमण करेंगी? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, आशा राजूबाई मालवीय। ये जो है अपनी यात्रा शुरू करेंगी 1 नवंबर से और पूरे भारत का ये भ्रमण करेंगी साइकिल के माध्यम से। अगला है, हाल ही में रूस और बेलारूस के बाद किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया? तो अभी जो है रूस और बेलारूस के बाद किसको प्रतिबंधित कर दिया गया? तो ईरान को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये की है केरल सरकार ने। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी ओवरहॉशर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? तो ये विकसित किया है भारत ने। अगला है, हाल ही में BCCI ने भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए क्या घोषणा की है? तो अभी हाल ही में BCCI ने भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की? तो जो सफल साझा क्रेडिट पोर्टल है इसकी शुरुआत की है ओडिशा सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो उत्तर प्रदेश का रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी है इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी है इसे केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है। ठीक है, याद रखेंगे, टाइगर रिजर्व का इसको दर्जा दिया गया है और ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व हो गया। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, ये देश का एकमात्र ऐसा रिजर्व है जिसमें किसी बाघ का स्थायी निवास नहीं है। यानी कि जो बाघ है यहाँ पे वो स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। जो बाघ हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर जो है लगी रहती है। यानी कि आवाजाही का ये महत्वपूर्ण गलियारा है। यह मध्य प्रदेश के बाघ के लिए आदर्श आवाजाही और पड़ाव का मार्ग है। यानी यहाँ पर बाघ आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, यानी स्थायी निवास नहीं है। यह यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये बात याद रखेंगे। यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पूर्व दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ को जो है ये दर्जा प्राप्त है यूपी में। यानी यूपी के जो 3 पहले टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो दुधवा, पीलीभीत में और अमानगढ़ का जो टाइगर रिजर्व है, ये 3 पहले से ही टाइगर रिजर्व हैं। और अभी जो यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी, ये टाइगर रिजर्व हो गया है। तो यहाँ से याद रखेंगे आप, क्योंकि अभी हाल ही में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। तो पूछा जा सकता है कि रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? तो याद रखेंगे आप, यूपी में ये स्थित है। स्थापना इसकी जो है रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी के रूप में 1977 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनी रॉक पेंटिंग्स को सुरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, आगरा।
दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जो आगरा के फतेहपुर सीकरी के 4 गांवों की पहाड़ियों में बनी रॉक पेंटिंग्स है, इसको संरक्षित धरोहर घोषित करने की तैयारी कर ली है। पेंटिंग संरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे ASI मुख्यालय भेजा जाएगा। नए साल से पहले प्रारंभिक अधिसूचना और नए साल में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। फतेहपुर सीकरी के 4 गांव कौन से हैं? तो रसूलपुर है, पतसाल है, जाजौली, मदनपुरा और बदरौली की लाल पत्थर की पहाड़ियों में जो रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इनको संरक्षित धरोहर घोषित करने की तैयारी की गई है। तो यहाँ से याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि जो रॉक पेंटिंग्स हैं ये कहाँ पे हैं, कहाँ पे ये बनी हुई हैं, तो आगरा के फतेहपुर सीकरी के 4 गांवों में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं और इनको संरक्षित धरोहर घोषित करने की तैयारी जो है वो की गई है। तो याद रखेंगे आप, अगर वो 4 गांव पूछे जाते हैं कि कौन कौन से गाँव में जो पहाड़ियों पर रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो आगरा के फतेहपुर सीकरी के 4 गांव हैं, कौन से? रसूलपुर हो गया, पतसाल, जाजौली और भदरौली। ये जो 4 गांव हैं यहाँ पर पहाड़ियों पर रॉक पेंटिंग्स बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर है, किस जिले में, तो ये आगरा यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश में शीर्ष इथेनॉल उत्पादक बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो हमारा यूपी है ये देश में इथेनॉल के उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर जो है आने वाला है। राज्य में उद्योग का आकार 12,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। उत्तर प्रदेश की इथेनॉल क्षमता 2 अरब लीटर प्रति वर्ष आंकी गई है, जो 5 साल पहले 240 मिलियन लीटर प्रति वर्ष से लगभग 8 गुना अधिक है। अगले कुछ वर्षों में राज्य की इथेनॉल क्षमता 25 अरब लीटर प्रति वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि इथेनॉल के उत्पादन के मामले में जो है हमारा जो यूपी है ये शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। ये बने हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति। दोस्तों हाल ही में लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने इस चुनाव को काफ़ी कम अंतर से जीता है, जिसमें उन्होंने बोल्सोनारो को हराया है। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा को लूला के नाम से भी जाना जाता है। वह ब्राज़ील की वर्कर्स पार्टी के नेता हैं। तो पार्टी का नाम याद रखेंगे, वर्कर्स पार्टी के ये नेता हैं, ठीक है। और ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो तीसरी बार ये जो है राष्ट्रपति बने हैं लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों ब्राज़ील से आपको याद रखना है ब्राज़ील की कैपिटल, तो ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की कैपिटल है। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? तो रियाल ब्राज़ील की करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? तो ये जीता है स्पेन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन ने कोलंबिया को हराया है 1-0 से और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में ये जो फाइनल मैच है वो खेला गया था और भारत ही इसका मेजबान था, क्योंकि मुंबई में खेला गया। और भारत जो है ये तीनों मैच हारकर ग्रुप स्टेज में जगह बनाने में भी नाकाम रहा, यानी भारत ने तीनों मैच जो है हारे हैं। भारत ने इससे पहले अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप 2017 का आयोजन किया था, जिसे इंग्लैंड ने जीता था। तो यहाँ से याद रखेंगे आप कि अगर आपसे पूछा जाता है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता, तो ये जीता है स्पेन ने। और यहीं पे आप ये भी याद रखेंगे कि फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप जो है 2017 का, ये किसने जीता था? तो ये इंग्लैंड ने जीता था। ठीक, तो यहाँ से याद रखेंगे आप 2022 का जो महिला विश्व कप है फीफा अंडर 17, ये स्पेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग मीट में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षा व्यवहारारे। महाराष्ट्र की जो भारोत्तोलक हैं आकांक्षा व्यवहारारे, इन्होंने खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में 40 किलोग्राम भार वर्ग में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। ध्यान रखेंगे 40 किलोग्राम भार वर्ग की यहाँ पे बात की गई है। दोस्तों जो आकांक्षा व्यवहारारे हैं ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा थी और उन्होंने स्नैच
इन्होंने जो 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं वो स्नेच में बनाया है, क्लीन एंड जर्क और टोटल में ये रिकॉर्ड बनाए हैं। स्नेच की अगर हम बात करें तो इन्होंने 60 किलोग्राम वजन उठाया, क्लीन एंड जर्क में इन्होंने 71 किलोग्राम वजन उठाया और कुल मिलाकर के इन्होंने 131 किलोग्राम वजन उठाया है। तो इस तरह से इन्होंने स्नेच में भी नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, क्लीन एंड जर्क में भी नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और कुल यानी कि टोटल में भी इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो तीनों रिकॉर्ड जो है ये किसने बनाई है? आकांक्षा विहारारे ने। मीराबाई चानू ने हिमाचल प्रदेश में खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2018 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया था। तो याद रखेंगे यहाँ से सारी बातें कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये कब से शुरू किए गए, तो 31 जनवरी 2018 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण था वो 2018 में हुआ था, 31 जनवरी 2018 में। तो कहाँ पे हुआ था वो भी याद रखेंगे, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण। तो 2000 जो अभी 22 में ये किए जा रहे हैं, इसमें याद रखेंगे कि जो महाराष्ट्र के भारोत्तोलक हैं आकांक्षा विहारारे, इन्होंने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं 40 किलोग्राम भार वर्ग में, किसमें? स्नेच में, क्लीन एंड जर्क में और टोटल में। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये भारत के लौह पुरुष और पहले उप प्रधानमंत्री एवं पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के याद में मनाया जाता है। ये जो दिवस है इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। और दोस्तों सरदार पटेल के बारे में अगर हम देखें तो कुछ बातें यहाँ से याद रखेंगे, जैसे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये 1931 के सत्र के लिए कराची जो हुआ था, कराची अधिवेशन, उसमें कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। और पूछा जाता है कराची अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें कौन अध्यक्ष था? तो सरदार पटेल ये जो है अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और सरदार का अर्थ क्या है? तो एक प्रमुख या एक नेता सरदार का अर्थ है। तो यहाँ से याद रखेंगे हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में ये मनाया जाता है? तो जो भारत के लौह पुरुष माने जाते हैं, लौह पुरुष कहे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती के याद में ये मनाया जाता है। और दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री थे। तो ये बात भी आप यहाँ से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर हम देखें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो यहाँ से याद रखेंगे आप, इनका जो जन्म है वो हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे इस बात को, 31 अक्टूबर 1875 को कहाँ पे? गुजरात के नडियाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और एक बात और याद रखेंगे कि जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि 2018 में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। 2018 में ये बनकर के तैयार हुई थी और किस नाम से? तो आपको याद होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जो है इनकी प्रतिमा बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर उसकी ऊंचाई है। और अगर बेस सहित देखा जाए तो उसकी ऊंचाई 240 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है कहाँ पे? तो गुजरात में ये प्रतिमा स्थित है, नर्मदा जिले में। अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों की एयरफोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास गरुण शुरू किया गया? तो जो गरुण अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों भारत और फ्रांस दोनों देशों की जो एयरफोर्स है उसने संयुक्त युद्धाभ्यास गरुण 7 को सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान में शुरू किया है। यानी कि गरुण जो युद्धाभ्यास है इसका 7वां संस्करण है ये, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 7। तो एयरफोर्स के बीच जो गरुण 7 युद्धाभ्यास है ये 12 नवंबर तक चलेगा। दोनों देशों के बीच इससे पहले 6 युद्धाभ्यास कुशलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं और ये जो है 7वां संस्करण है। इससे पहले ऑड इवन के रूप में 6 युद्धाभ्यास हो चुके हैं। इनकी शुरुआत
भारत से ही 2003 में हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कोई युद्धाभ्यास किन देशों के बीच जो है आयोजित किया जाता है। तो भारत और फ्रांस के बीच ये आयोजित होता है गरुड़ युद्धाभ्यास, जो कि साल 2003 से आयोजित किया जा रहा है। और इस बार जो है ये 7वां संस्करण है, जो कि कहाँ पे शुरू हुआ, तो राजस्थान के जोधपुर में ये आयोजित किया गया। दोस्तों ये जो युद्धाभ्यास है ये 12 नवंबर तक चलेगा, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा कि किन किन देशों के बीच ये आयोजित किए जाते हैं। तो डेजर्ट नाइट जो 2021 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ। कोंकण शक्ति भारत और यूके के बीच। इंद्रधनुष जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और यूके के बीच। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच। कोप इंडिया भारत और यूएसए के बीच। डेजर्ट ईगल ये जो है भारत और यूएई के बीच। और इसके साथ ही अवेंद्र 2018 में जो हुआ तो ये भारत और रूस के बीच। तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं कि जो किस देशों के साथ जो है आयोजित किए जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश में बनी पहली घरेलू कार को पेश किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, तुर्की। दोस्तों तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो रेसेप तैयप एर्दोगन, ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने देश के पहले कार निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है और देश में बनी पहली घरेलू कार को भी इन्होंने पेश किया है। यानी अभी तक अगर तुर्की में देखा जाए तो कार बनाने का कोई क्या नहीं था, कोई आप कह सकते हैं फैक्ट्री नहीं थी, कार बनाने का कोई निर्माण संयंत्र यहाँ पे नहीं था। हाल ही में पहले निर्माण संयंत्र का यहाँ पे उद्घाटन किया गया और देश में बनी यानी कि तुर्की में बनी पहली कार भी अभी पेश की गई है। अभी तक तुर्की में कार नहीं बनाई गई थी। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस देश में हाल ही में स्वदेश रूप से जो है कार बनाई गई है। तो ये बनी है तुर्की में और पहले कार निर्माण संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया। दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, तो रेसेप तैयप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तुर्की की कैपिटल क्या है, तो अंकारा तुर्की की कैपिटल है और तुर्की की करेंसी क्या है, तो लीरा तुर्की की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, होमी जहांगीर भाभा को। दोस्तों भारतीय परमाणु भौतिकी विज्ञानी जो होमी जहांगीर भाभा हैं, इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है और अभी जो है इनकी 113वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत, जो कि अभी मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर को अभी इनकी जो है जयंती मनाई गई है 113वीं। विज्ञान के क्षेत्र में इनका अमूल्य योगदान था और ये जो है देश में युवा दिमाग की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। 1942 में जो होमी जहांगीर भाभा हैं इनको एडम्स पुरस्कार और 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे 1951 में और 1953 1956 में भाभा को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे आप कि भारत में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है होमी जहांगीर भाभा को और इनका जो जन्म है वो 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। कहाँ पे, तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, एडम्स पुरस्कार दिया गया और जो पुरस्कार हैं वो आप याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे जाना जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को। तो दोस्तों ये थे 1 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये 27 अक्टूबर को किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट था, डॉक्टर KR नारायणन, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन। तो ये रहा आज का क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बनकर के तैयार हुई है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।